नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड एक ऐसी कैटेगरी जो खास तौर पर किसी स्पेसिफिक लक्ष्य के लिए बनाई गई है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों के भविष्य की प्लानिंग। आज हम समझना चाहेंगे क्या है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड का फंडा और खास तौर पर रिटायरमेंट के लक्ष्यों के लिए ये फंड कैसे काम करते हैं और कितने फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए आप कैसे निवेश के विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। इसी पर आज करते हैं इस खास चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हैं बेहद ही खास एक्सपर्ट्स। परिचय करा देते हैं। विशाल कपूर, सीईओ बंधन एएमसी, और अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल। विशाल जी और अनिल जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि अपने कामकाजी दिनों में जितना हम कमाते हैं, कितना प्रतिशत हमें रिटायरमेंट पर या फिर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए बचाना चाहिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग का खास तरीका क्या हो। विशाल जी, सबसे पहले समझना जरूरी है, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, रिटायरमेंट के लिए निवेश की बात करते हैं, खास तौर पर आजकल के माहौल के हिसाब से, आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है रिटायरमेंट के लिए प्लान करना। पहले तो स्वाति जी धन्यवाद हमें इस शो में इनवाइट करने के लिए। जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्यों इतना ज़रूरी हो गया है, इसके कई कारण है। पहला कारण ये है कि जो हमारी आयु है वो ऑन एवरेज बढ़ती जा रही है। जो 20-40 साल पहले जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी एक एवरेज इंडियन की, वो 60 से कम होती थी। आज वो ऑलरेडी 70 है, और आने वाले दिनों में हमारी उम्मीद है कि वो 80 की तरफ बढ़ेगी। तो रिटायरमेंट के बाद का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत ज़्यादा है। दूसरा, जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं अब हमारे चारों ओर जो सोशल स्ट्रक्चर है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चे घर में साथ में रहते थे, इसलिए जो एल्डरली थे उनके लिए एक कुशन रहता था, एक सोशल सिस्टम रहता था। आजकल की न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में वो सिस्टम उतना अवेलेबल नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि लोग अब उतनी लंबी आयु तक काम नहीं करना चाहते हैं। जो नई पीढ़ी है वो चाहती है कि 45, 50, 55 साल तक हम रिटायर कर जाएं, तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद का समय भी बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन तो जो है वो है ही। मेन चैलेंज जो आता है कि हम ज़्यादातर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम जो कॉस्ट की बढ़त होगी हमारे लाइफ में, और कितना कॉर्पस चाहिए हमें रिटायरमेंट के समय, उसको हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। इसकी वजह से जो कॉर्पस हमारे पास आता है रिटायरमेंट पे, वो देखा जा रहा है कि वो पूरे लाइफ में सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए बड़ा कॉर्पस चाहिए जब हम अर्न कर रहे होते तब। आपने कई बड़ी वजह गिनाई विशाल जी कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। इसमें वाकई काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। अनिल जी, इसी बात को जोड़ते हुए एक और पॉइंट, अभी एम्फी ने हाल ही में डेटा भी एक जारी किया था। हम तो एम्फी के हर महीने डेटा देखते ही हैं कि कितना बढ़ चढ़ कर निवेशक हैं वो एसआईपी कर रहे हैं, नए निवेशकों की तादाद जुड़ रही है। ये नंबर सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक और जो इसका दूसरा पहलू है वो थोड़ा चिंता में डालने वाला विषय है। वो ये है कि एम्फी कहता है कि लोग निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय के निवेश के लिए लोगों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है, और बहुत सारे ज्यादातर निवेश ऐसे हैं जो कि 2 साल के अंदर ही लोग रिडीम कर देते हैं, निकल जाते हैं उन निवेश से। तो आपको लगता है क्या रिटायरमेंट के प्रति जो अभी निवेशक हैं उनका थोड़ा सा रुझान थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, या आपको कोई और वजह लगती है इसकी सर? हाँ, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरह से दूंगा। एक तो ये कि जहाँ तक रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके लोगों की जागरूकता की बात है, उसमें थोड़ी सी तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी जितनी होनी चाहिए उससे हम बहुत दूर हैं। पीछे कई सारे सर्वे हुए हैं, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे हुआ उसमें ये पाया गया, वो हमने ही किया था,
जिसमें हमने ये पाया कि जिनकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर हो गई है, उसमें से 70% लोग ऐसे निकले जिन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू ही नहीं किया था। तो बताइए कि 60 साल में तकरीबन इंडिया में लोग रिटायर हो जाते हैं, 90-95% लोग। और अगर 50 साल की उम्र हो गई है और ये सोच के बैठे हैं कि भाई हमारा तो प्रोविडेंट फंड ही काफी हो जाएगा, या हमें तो पेंशन मिल जाएगी जो सरकारी कर्मचारी हैं, या हमारे बच्चे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप निकला रियलिटी में और परसेप्शन में। तो एक तो ये हो गया। दूसरे जो आपने प्रश्न पूछा एमपी की डेटा वाली, उसका मैं सारा जो श्रेय है या जो भी या क्रेडिट या डेबिट में दूंगा कि जो यंगस्टर्स हैं जो पिछले कुछ 2-3 सालों में गेमिंग ऐप की तरफ भी बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़े, और साथ ही जो डायरेक्ट ये इक्विटी और म्यूचुअल फंड सिप्स की भी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वहां पे भी बहुत सारे नव युवा जो लोग हैं उन्होंने 2-2, 3-3 हजार रुपए की सिप लेके, लेकिन वो किसी लंबे गोल को ध्यान में रख के नहीं आए इसमें निवेश करने के लिए। वो ये सोच के आए कि मार्केट चढ़ रही है और फटाफट से कुछ पैसे जोड़े और एक मोबाइल फोन ले लें, आईफोन ले लें। तो उन्होंने 2-2, 3-3 साल के लिए 3-3, 4-4 हजार रुपए जोड़े। जैसे उन्होंने देखा कि भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, बढ़ के 1,40,000 हो गया, उन्होंने उसको कैश करके अपनी आइटम ले ली। तो उसके चलते ये देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में, 23-24 महीनों में, जो 1.5-2 करोड़ लोग जो इसमें ऐड हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो सारा युवा वर्ग हुआ है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत ही ग्लूमी है। बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं जो कि अभी 30s में या 40s में ही हैं और उनकी जागरूकता बढ़ गई है। उनको समझ में आ गया है कि वो अभी से ही अगर रिटायरमेंट के बारे में सोच के जोड़ना शुरू करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके वो लंबी जिंदगी जी पाएंगे। विशाल जी ने बहुत ही अच्छे सोशल विजन बताए कि किस करके अब जो है लोग आगे जाके लंबा जिएंगे और उसके बाद 60 के बाद उनकी सेहत भी अच्छी होगी। जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और अपना वो ध्यान रखते हैं, उसके चलते उनको पैसे भी ज्यादा चाहिए होंगे। उन्होंने विश्व भ्रमण करना है, उन्होंने 4 धाम यात्रा करनी है, उन्होंने अपने बच्चों के पास जाना है क्योंकि बच्चे बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। उसके चलते रिटायरमेंट के बाद फंड्स की रिक्वायरमेंट काफी स्पीड से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अभी से तैयारी भी कर रहे हैं और वो पीपीएफ के जरिए, एनपीएस के जरिए, रिटायरमेंट प्लानिंग फंड्स के जरिए और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सिप के निवेश करके वो अपने एक रकम जोड़ते जा रहे हैं और एक प्लान पे काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही बोला आपने सर। हाँ, थोड़ा सा यंगस्टर्स का जो है वो डिफरेंट एक उनका वर्ड है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स उनका ये भी रुझान रहता है थोड़ा जी लिया जाए, थोड़े अपने शौक पर खर्च कर लिया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बैलेंस होना जरूरी है। जैसा हमारे तमाम एक्सपर्ट, जैसे आप, जैसे विशाल जी बताते रहते हैं कि क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग, और उसके बड़े कारण तो आप दोनों ने गिना ही दिए। अब इस पूरे प्रोसेस में विशाल जी स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए ही एक स्पेशल तैयारी करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ जब हम म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गोल ओरिएंटेड निवेश की बात कर रहे हैं और एक ऐसा गोल है जो कि लंबी अवधि में आता है और आना ही होता है हर किसी के लाइफ में। तो एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड निवेश को कैसे देखा जाए, ये अप्रोच होता क्या है? तो इसमें ये देखा गया है कि ज्यादातर जब हम करेंटली डेटा देखते हैं तो देखिए रिटायरमेंट के 2 पहलू होते हैं। एक होता है जब आप अर्न कर रहे हैं, जब आप कमा रहे हैं और आप एक कॉर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप उसको आप कैसे बिल्डअप करते हैं। तो आज आप उसको बिल्डअप करते हैं, पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालते हैं, या आपका पेंशन कोई अगर कटौती होती है, एनपीएस में अगर आप पैसे डालते हैं, तो इस तरह से आप अपना अक्यूमुलेशन फेज जो कहते हैं उसको आप उसकी तरह से आप कॉर्पस बनाते हैं। दूसरा फेज होता है कि जब आप रिटायर हो गए तो आपने वो जो कॉर्पस बनाया है रिटायरमेंट के लिए, उसको आपने कैसे उसका निवेश किया, कैसे उसको आपने डिवाइड किया और किस प्रोडक्ट्स में उसको आपने डाला, जिससे कि आपकी जो रिटायर्ड जो लाइफ है उसमें आपको कैश फ्लो भी आते रहे, उसके आपके खर्चे आपके निकलते रहे। अनिल ने जैसे बताया, जो आपकी उसमें ख्वाहिशें हैं, जो आपको करना है वो आप करते रहे, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तो दोनों ही फेज में एक चीज जो देखा गया है वो ये है कि हम जनरली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सेफ्टी ढूंढते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा फिक्स्ड इनकम की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं। तो ज्यादातर अगर आप एलोकेशन आज देखें निवेश का,
वो सेफ्टी रहता है। सेफ्टी अच्छी है, लेकिन उससे चैलेंज या प्रॉब्लम ये आती है कि फिर ग्रोथ नहीं हो पाती है, और इन्फ्लेशन को आप कैसे बीट करेंगे, वहां थोड़ा चैलेंज हो सकता है आ जाए। इसलिए हमारा मानना है कि रिटायरमेंट के दोनों पहलू की तरफ, अगर आप कमा रहे हैं और अपना कॉर्पस बना रहे हैं, तो कई सालों तक आपको इन्वेस्ट करना है। इसलिए थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के थ्रू, रिटायरमेंट प्लान के थ्रू आप उसके बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं, तो 60 साल में या उसके आसपास अगर आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा पैसा लेके खाली फिक्स्ड इनकम में कोई एन्युटी खरीद लिया या डिपॉजिट ले लिया, उससे आपका गुजारा हो जाएगा, तो ये देखा जाता है कि अगर आप 4-5 साल के लिए खाली प्लान कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आपको 15, 20, 25 साल के लिए प्लान करना है, तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ ओरिएंटेशन, थोड़ा इक्विटी ओरिएंटेशन उसमें रहना अच्छा रहेगा। इसलिए जो हमारा प्लान है उसमें हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि एक ही प्लान, एक बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस एडवांटेज की जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, जिससे आपको ग्रोथ की भी आशा रह सकती है और डेट की वजह से स्टेबिलिटी भी रहती है, वो एक ही प्लान एक सिंपल तरीके से आप दोनों फेज के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ना हो और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो के खाली इक्विटी में इन्वेस्ट भी ना करें। तो इससे थोड़ा बैलेंस मिलता है, जिससे कि आप सिंपल रखें प्लान को। आप जब आप अर्न कर रहे हैं तो आप उसका फायदा उठाएं ग्रोथ का, और जब आप रिटायर हो रहे हैं तो जब कॉर्पस आपको मिल गया है तब भी आप ग्रोथ का फायदा उठाएं। और म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको पता है कि SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप अपना कैश फ्लो बहुत ही आसानी से, आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से आप उसे यूज कर सकते हैं, तो उसका आप फायदा उठाएं। तो विशाल जी, आप कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट स्पेसिफिक प्लान है एक डायनेमिक अप्रोच से काम करते हैं, साथ ही डाइवर्सिफाइड इक्विटी के साथ साथ एक हाई क्वालिटी डेट में भी निवेश होता है। बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल है जिसकी हम यहाँ पर बात करें। सर, टैक्सेशन के लिहाज से, लॉक इन के लिहाज से क्या खासियत होती है इन तरीके के प्लान्स की, जिनको हम यूजुअली सोल्यूशन ओरिएंटेड या रिटायरमेंट स्पेसिफिक प्लान्स भी कहते हैं? तो इस प्लान में जो हम ऑफर कर रहे हैं, ज्यादातर प्लान्स में मार्केट में आपको जो टैक्सेशन लगता है वो इक्विटी फंड का टैक्सेशन लगता है, जो क्योंकि उसमें रेट ऑफ टैक्स काफी कम होता है। बिकॉज इक्विटी में जैसे आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स खाली 10% लगता है, तो 10% का टैक्स जनरली लोगों के लिए फायदेमंद रहता है अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो। और दूसरा, ये जो फंड है उसमें रिटायरमेंट के पहले तक अप टू 5 साल का उसमें लॉक इन होता है। तो अगर आप यंग है और आप अपना कॉर्पस बना रहे हैं, तो जनरली जो देखा गया है, जो आपने पहले भी, अनिल जी ने भी कहा और आपने पहले मेंशन किया, कि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फियर आ जाता है, कहीं वॉलेटिलिटी आती है तो आप पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर आप 5-6 साल से ज्यादा रखते हैं इक्विटी में पैसा, तो आपका वॉलेटिलिटी आपकी थोड़ी कम हो जाती है और पैसे आपको फायदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस फंड में 5 साल का लॉक इन रहेगा। कब लॉक इन रहेगा? या जो आपकी रिटायरमेंट एज है, तो रिटायरमेंट एज के बाद कोई लॉक इन नहीं रहेगा, बट 55 तक आपका 5 साल का लॉक इन रहेगा। उसके बाद 5 साल या 4 साल या 3 साल के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद आपको लॉक इन नहीं रहेगा। इससे आपको फायदा ये है कि जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आप कम से कम 5 साल का आप इन्वेस्टमेंट सोच के चलिए। अब हम भी ये भी देखते हैं कि लोग पीपीएफ में पैसे लगाते हैं, वहां तो 15 साल का लॉक इन से वो कंफर्टेबल है, तो इसलिए 5 साल का लॉक इन यहाँ पे हमें लगता है कि कंफर्टेबल रहेगा। बट उससे फायदा ये है कि जो इक्विटी मार्केट की साइकिल रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, वो आप एक बार बिना अपने इन्वेस्टमेंट को टच करे आप देख पाए, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप कंटिन्यू करें उसमें। एंड जनरली देखा गया है कि उस लॉक इन की वजह से मुनाफा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ध्यान रखते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान की आपको जरूरत है, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर हमारे साथ है और बजाज कैपिटल के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा से कर रहे हैं खास बातचीत। अनिल जी, रिटायरमेंट स्पेसिफिक प्लान्स की यहाँ पर बात हो रही है, ये एक अप्रोच हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आपकी नजर में रिटायरमेंट फंड को एक अलग तरीके से उसका अप्रोच रखना, जिससे कि एक डिसिप्लिन रहे, आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? और महंगाई के लिहाज से ऐसा अप्रोच कितना काम करता है? या फिर आप
फुली इक्विटी की तरफ अगर जाएं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो वहां पर क्या फायदे हो सकते हैं? हाँ, देखिए कि अच्छी पहल है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। जो रिटायरमेंट फंड्स जो लॉन्च हुए करीब 10-12 साल हो गए, 4-5 एएमसी ने लॉन्च किए हैं ऑलरेडी। एक्सिस ने, निप्पॉन ने, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी ने, बंधन म्यूचुअल फंड भी जिसके विशाल जी सीईओ हैं, उनका भी एनएफओ चल रहा है। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। नाम से ही पता चल जाता है कि भाई अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आके आप कुछ अपनी रकम को यहाँ छोड़ सकते हैं, ताकि जो 5 साल का लॉक इन रहेगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, और उसके बाद जब आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी उसके बाद एसडब्ल्यूपी के जरिए आप उसमें से धीरे धीरे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे स्वाति कि हमें कुछ और रूल्स भी ध्यान में रखने हैं। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद ब्रॉडली हम 3 जगह कहते हैं पैसा बांटना चाहिए, डेट में, इक्विटी में और गोल्ड में। गोल्ड में तो मान लीजिए 10% वो सबका होता ही है। ब्रॉडली आपको डेट और इक्विटी में डिवाइड करना है। और उसका एक जो टाइम टेस्टेड बहुत पुराना रूल एक चलता आ रहा है, गोल्डन रूल, दुनिया भर में मशहूर है, वो ये है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए और उतना परसेंट रखिए इक्विटी में। तो यानी कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं 60 साल के हैं तो 40% इक्विटी में और 60% या 50% डेट में। और अगर अभी आप यंग हैं और अभी आपको 10 साल बाकी हैं रिटायरमेंट में, तो आपका इक्विटी में ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो एग्रेसिव इक्विटी फंड्स हैं, यानी कि जिसमें इक्विटी की परसेंटेज 50-60% या 70% तक है और डेट की जो परसेंटेज है वो 20-30% है, वो ज्यादा उपयुक्त रहते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें ये जो कैटेगरी है जो रिटायरमेंट प्लानिंग फंड्स की, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो लेकिन एक और भी रूल है, वो है डाइवर्सिफिकेशन का, कि हमें अपने सारे फंड्स जो है वो एक ही स्कीम में नहीं लगा देने हैं। अगर हमारे पास रिटायरमेंट के लिए मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपए जमा करना है, तो हम ये कभी नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप सारा पैसा वो रिटायरमेंट प्लानिंग फंड्स में डाल दें या एक ही एएमसी के फंड में डाल दें। वहां हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप 4-5 एएमसी में अलग अलग बांट के और इक्विटी, प्योर इक्विटी में भी लगाएं, प्योर डेट में भी लगाएं और हाइब्रिड में भी लगाएं। इसके साथ ही जो कुछ फिक्स्ड इनकम की स्कीमें हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गया या एनपीएस हो गया, इस तरीके से अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड रिटायरमेंट प्लान बनाएंगे जिसमें प्योर इक्विटी फंड्स भी रहेगा जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, जो आप 80-90 साल के हो जाएंगे, साथ में कुछ हाइब्रिड फंड्स रहेंगे जहां से आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा आपका 15-20% रहेगा पीपीएफ और जो सरकारी स्कीम है जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई या फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हो गए। इस तरीके से अगर आप अपने एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, बजाय इसके कि एक ही तरह की स्कीमों में सारा का सारा पैसा बैंक एफडी में लगा दिया या सारा का सारा पैसा बॉन्ड में लगा दिया, वो एक अच्छा नहीं है। सिमिलरली सारा पैसा अगर इक्विटी में डाल दिया ये सोच के कि वहां पे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वो भी ज्यादा रिस्क लेना हो जाएगा। तो एक बैलेंस अप्रोच ज्यादा अच्छी रहेगी। और उसमें ये जो फंड जिसकी हम आज बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारा ऐसा मानना है कि तकरीबन 20-25% जो है आपके कुल रिटायरमेंट कॉर्पस का, वो आप इन ऐसी स्कीमों में लगा सकते हैं। बाकी पैसा जो है आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करके एक रिटायरमेंट प्लान बनवाएं। उसमें वेरिएबल इनकम के ऑप्शंस भी हों, उसमें गारंटीड इनकम के ऑप्शंस भी हों, उसमें इक्विटी ओरिएंटेड ग्रोथ ऑप्शंस भी हों, और एग्रेसिव इक्विटी की तो हमने यहाँ बात कर ही ली, जैसे कि ये रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच करके चलेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा और आप लंबे समय तक एक वरी फ्री, केयर फ्री, एक लंबी सुखमय जिंदगी अपनी रिटायरमेंट के बाद की जी पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट यहाँ पर एक पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन का जिक्र किया अनिल जी ने कि कितना परसेंटेज अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फंड्स में होना चाहिए। विशाल सर, जो ये रिटायरमेंट स्पेसिफिक जैसे जो फंड है, जो इसका पूरा जो नेचर है कि 5 साल का लॉक इन है या फिर रिटायरमेंट फर्स्ट और 5 साल का लॉक इन पहले खत्म हो जाता है, तो ये इसका इस हिसाब से इसकी मैच्योरिटी है। जब कोई अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, मानिए कोई 30 या 35 साल में शुरुआत करते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा एक अगर उनके लिए एक रिटायरमेंट निवेश प्लानिंग का अगर समझूं तरीका क्या हो, तो सर शुरुआत आपकी नज़र में कैसे कैटेगरी से की जानी चाहिए? और क्या आप कहते हैं कि टुवर्ड्स जब आप अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और 5 साल रह गए हों या फिर 10 साल रह गए हो, तब आपको एक छोटा सा जो पोर्शन है वो एक रिटायरमेंट स्पेसिफिक फंड की तरफ भी देना चाहिए, बेसिकली जब आप 50-51 साल के आसपास हों? क्या ये सही तरीका है? तो जो तरीका जो आपने बताया उसमें जनरली ये कहा जाता है, जैसे अनिल जी ने समझाया, कि अगर आप 30-35 साल के हैं तो
100 माइनस 30 मतलब 70-75% आपका इक्विटी में हो सकता है। और फिर जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आपका इक्विटी प्रोपोर्शन कम होकर डेट प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, और फिर रिटायरमेंट के बाद आपका डेट प्रोपोर्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये तो हुई जो प्रॉपर प्लानिंग की बात हुई। मैं आपसे और ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में अगर हम देखें कि कितने लोग, कितने भारतीय ऐसे प्लान कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो उसको डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बोलते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू ही नहीं कर पाते, वो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क है या सबसे बड़ा डेंजर है। तो हमारे सर्वे के हिसाब से अगर 50 साल से ऊपर लोगों से पूछें कि भाई आपने रिटायरमेंट प्लान किया है, कितने पैसे आपने जमा किए हैं, 90% उसमें से लोगों को ये अफसोस होता है कि हमने ये प्लानिंग जल्दी क्यों नहीं शुरू करी। तो हम ये चाहते हैं कि लोग जल्दी से जल्दी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें सबसे पहले। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो एज जैसे एनालिसिस पैरालिसिस, हम एनालाइज करने लगते हैं और फिर बहुत सारे चॉइस होते हैं, फिर हम रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं भी शुरू करें, और ये एक सिंपल माध्यम है कि भी आप रिटायरमेंट प्लान लीजिए, इसमें डेट भी है, इक्विटी भी है, इसमें एक मॉडल है जिसके हिसाब से जब मार्केट अच्छा लगता है तो हम इक्विटी ज़्यादा लेंगे, जब मार्केट ठीक नहीं लगता है तो हम इक्विटी कम करके डेट ज़्यादा लेंगे। तो वो आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप शुरू करें और अपना कॉर्पस बनाना शुरू करें। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कॉर्पस मिला रिटायरमेंट का, जो आप 60 साल पे आप ड्रॉ करते हैं, तो अब अगर आप रिसर्च करें और देखें लोगों को, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस कॉर्पस से अगर हम प्लानिंग करने बैठे तो 4-5-6 साल से ज्यादा ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने उतना ज्यादा कॉर्पस नहीं बनाया है। और जैसे कि हमने पहले बात करी कि आपको 20-25-30 साल के लिए प्लान करना है, तो वो कॉर्पस अब इक्विटी में थोड़ा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके हिसाब से हमारा प्लान ऐसा है कि आप एक ही प्रोडक्ट में, चाहे कि ये ओनली प्रोडक्ट ना हो, बट एक प्रोडक्ट में आप 25 साल के हैं तब भी आप एंटर कर सकते हैं, आप 60 साल के हैं तब भी आप एंटर कर सकते हैं। आपने 25 साल से एंटर किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे अपना कॉर्पस ग्रो कर रहे हैं। और फिर प्रोडक्ट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आप ज़्यादा बचा सकते हैं, आपको बोनस मिला, आपकी खरीद तरक्की हुई, कुछ हुआ, तो आप और उसमें कॉर्पस में ऐड कर दीजिए। और फिर जब कॉर्पस बन गया तो म्यूचुअल फंड में SWP की तरफ से आपको जैसे जैसे डिप्लॉय करना है, जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं, आप उसको यूज भी करिए। तो एक सिंप्लिसिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्लान, सिंपल प्लान में आप शुरू करें, जल्दी शुरू करें, और अच्छा सा बड़ा कॉर्पस अपने रिटायरमेंट के लिए बनाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है हमारे। जी सर। बिल्कुल। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, और डिसिप्लिन के साथ आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और इनके तमाम बारीकियों पर चर्चा करने के लिए विशाल कपूर जी और अनिल चोपड़ा जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।